नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 20 सितंबर को आपका डीडीए जेएसए का एग्जाम था, जो कि सभी शिफ्टों का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। इस पहले तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं कि सभी शिफ्टों का एनालिसिस है जो कि हमने आपको नहीं दे पाया है, थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से, ठीक है। लेकिन हाँ, सभी शिफ्टों का जो क्वेश्चन है आपके लिए हम लेकर आ गए हैं, तो सभी शिफ्टों के क्वेश्चन को देखेंगे, साथ में संभावित आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, उन टॉपिक से जिन टॉपिक से आपके हर शिफ्ट में एक न दो प्रश्न देखे ही जाएंगे, जैसा कि आपका 3 दिन एग्जाम और बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा। पीडीएफ है जो कि दोस्तों आपको वहीं पर है, जो कि आपका भेजा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपका, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच था, वो आखिरकार हुआ कब था, ठीक है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो कब हुआ था, तो 1526 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाबर किसके साथ हुआ था, तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। अगर डेट भी आपसे पूछ दिया जाए तो 21 अप्रैल का डेट हो जाएगा, ठीक है। पानीपत के अन्य युद्धों के बारे में बात करेंगे, तो पानीपत का अन्य जो युद्ध है, यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, वो दोस्तों आपका 1556 में हुआ था। विक्रमादित्य, जिसका लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच हुआ था। इसके अलावा पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था, जो कि आपका 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो वीडियो में आगे फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक की तरफ से एक ऑफर चल रहा है आपका बप्पा का आशीर्वाद नाम से, जो कि आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो पे है, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम होगा, टेक्स्ट बुक पर दोस्तों आप अपने किसी भी एग्जाम का मॉक दे सकते हैं, पीवाईक्यू को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पास प्रो पर आपका ऑफर चल रहा है, जो कि आपको मात्र 1 साल का जो पास प्रो है वो आपको 404 रुपये में मिल जाएगा। साथ में जो कूपन कोड हमारा APG यूज कीजिएगा तो आपको 10% का क्या मिलेगा, तो एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा, ठीक है। ये आपका सेल जो कि 19 से 22 सितंबर के बीच में चलना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों जैसा कि आपको मॉक टेस्ट मिलता है, मॉक टेस्ट आपका 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है, जो कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। साथ ही साथ आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम का, चाहे आपका स्टेट का एग्जाम का हो, SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, DDA का हो, JSA का हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं और दे सकते हैं, ठीक है। पास प्रो लीजिएगा तो एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, PYQ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आप लोग जाइए जल्दी से इसको डाउनलोड कर दीजिए। कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग थे दोस्तों आपका पानीपत का युद्ध के बारे में, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का सेकेंड युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, तीनों युद्ध के बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बाबर के द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन से युद्ध थे, ठीक है। तो बाबर के द्वारा जो पहला जो युद्ध लड़ा गया था आपका 1526 का ही लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि हम लोग देख चुके हैं। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया था और आपका उसको मार दिया गया था, और बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। इसके बाद 1 साल के बाद दोस्तों आपका होता है खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 को होता है। ये जो युद्ध है आपका राणा सांगा और बाबर के बीच होता है, जिसमें जिसमें भी जो जीतता है तो आपका बाबर ही जीतता है। चंदेरी के युद्ध की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 29 मार्च को 1528 को होता है चंदेरी का युद्ध, जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। इसमें भी जीत आपका बाबर का ही होता है। अगला है लास्ट युद्ध है, जो कि आपका घाघरा का युद्ध है। घाघरा का युद्ध की बात करेंगे तो 6 मई 1529 को हुआ है और अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें भी जीत आपका बाबर का ही हुआ था। इसके अलावा 1530 में जो बाबर है आपका 48 साल की उम्र में 27 सितंबर को मृत्यु हो जाता है आगरा में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध है। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का ट्रिक भी है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग उस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। हम ट्रिक के ऊपर नहीं रहते हैं, तो हम सीधे फैक्ट्स जो बताते हैं उसी को आप याद कीजिएगा। ट्रिक को भी याद करने में आपका समय उतना ही जाएगा जितना आप इस युद्ध को याद रखने में जाएगा, ठीक है, बेसिक के साथ, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। हम लोग वीडियो के अंत में आपके जो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी देने वाले हैं, जैसा कि आपका एडमिट कार्ड कैसा ले जाना है। इसके अलावा एडमिट कार्ड में फोटो पहले चिपकाना है या बाद में चिपकाना है, इसका रीजनिंग से कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, स्किल टेस्ट आपका कब होगा, उन सभी सारी बिंदु पर हम लोग वीडियो को अंत में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि 1 मई को कौन सा दिवस आपका है जो कि मनाया जाता है, तो 1 मई की बात करेंगे तो 1 मई को दोस्तों आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था। लेकिन हम लोग अभी प्रमुख दिवस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं जनवरी से लेकर आपका दिसंबर तक। तो शांतिपूर्वक हेडफोन लगाकर आप ध्यान से सुनते रहिएगा। बाकी पीडीएफ को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पे नहीं मिलता है तो आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दे रहे हैं 9973741666, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अपना आपका कब एग्जाम है, एग्जाम और डेट और शिफ्ट लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, तो यहाँ भी आपको पीडीएफ है जो कि दे दिया जाएगा। तो जिन लोगों का आगे एग्जाम है जरूर से आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, अगर टेलीग्राम पे नहीं भेजा जाता है समय से तब।
ठीक है। देखिए तो पहला आपका है 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाते हैं ये आप लोग को मालूम होगा। 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी है आपके दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। इसके अलावा आपका बनाते हैं हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन आपका स्वामी विवेका जी का जन्म हुआ था। ठीक है। 15 जनवरी को हम लोग थल सेवा दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को दोस्तों हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस आपका सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। ये आपका 2021 से मनाया जा रहा है। इसके अलावा 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन आपका जो भारत का निर्वाचन आयोग था उसका स्थापना हुआ था। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस आपका इसी दिन 30 जनवरी 1948 को जो महात्मा गांधी जी थे उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। इसके अलावा 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये दोस्तों अभी जो आपका यूपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था आपका 2023-12, उसमें भी ये पूछा गया था कि जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। 20 फरवरी को मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 28 फरवरी को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है। इसके अलावा 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून को मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 20 जून को हम लोग विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। 29 जून को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। इसी दिन दोस्तों आपका जो पीसी महालनोबिस थे उनका जन्म हुआ था। 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को हम लोग विश्व कारगिल दिवस मनाते हैं। विश्व कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को हम लोग विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को जैसा कि शिक्षक दिवस अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती, शास्त्री जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। गांधी जी के जन्म जयंती को, जन्म दिवस को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के तौर पर मनाते हैं। 5 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय आपका शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, इसको आप लोग बस ध्यान रखिएगा। 8 अक्टूबर को हम लोग भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो कि बनकर तैयार हुआ था। साथ में राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि नेशनल लॉ डे भी आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी 26 जनवरी को ही मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस। 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस या क्रिसमस डे मनाते हैं। ठीक है। तो ये सभी दिवस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कल पक्का यहाँ से एक से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका अरुंधति रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है अरुंधति रॉय की क्या थी, तो पहली किताब थी। उसने 1992 में इनकी इस पुस्तक को लिखना शुरू किया था। 4 साल के बाद 1996 में जाकर ये पुस्तक है जो कि आपका पूरा हुआ था। ये पुस्तक के लिए इन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार भी दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। साथ में कुछ अन्य लेखक है जैसे कि झुप्पा लाहिड़ी जी हैं, इनका जो पुस्तक याद रखिएगा द नेमसेक, द लोलैंड, द क्लॉडिंग ऑफ बुक्स। इसके अलावा अरविंद अडिगा की पुस्तक को याद रखिएगा द व्हाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे। ये सब पुस्तक आपकी अरविंद अडिगा जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी जो वंश है उसका स्थापना कब हुआ था, तो लोधी वंश की स्थापना की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना फ्रेंड्स आपका 1451 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 1451 राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत का कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। उसमें से लोधी वंश एक आपका राजवंश था। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत पर 5 जो राजवंश शासन किया था उसका जो क्रम है उसको याद रखिएगा। उसका जो स्थापना है कब हुआ था, उसका अंत है कब हुआ था, उसको भी जरूर से जरूर याद रखिएगा। पहले तो क्रम याद रख लीजिए कि पहला तो आपका गुलाम है, गुलाम के बाद खिलजी वंश आया था, खिलजी के बाद तुगलक आया था, तुगलक के बाद आपका सैयद वंश आया था, सैयद वंश के बाद दोस्तों आपका एक आया था लोधी वंश। ठीक है। सैयद वंश के बाद से आपका लोधी वंश आया था। लोधी जो वंश था आपका दिल्ली सल्तनत का क्या था, अंतिम राजवंश था। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ ये तो याद रखिएगा ही रखिएगा, साथ में आपको क्या याद रखना है, साथ में आपका इसका क्या रखना है, ये समय काल यानी कि कार्यकाल भी याद रखना है। ठीक है। तो देखिए गुलाम वंश का जो आपका स्थापना था वो आपका 1206 में हुआ था।
1206 में आपका गुलाम वंश का स्थापना होता है, 1390 तक की शासन करता है। इसका स्थापना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। इसका जो अंतिम शासक था वो आपका कैमूर्स था, ठीक है। कैमूर्स की हत्या करके जो जलाउद्दीन खिलजी था, जलाउद्दीन खिलजी वंश का स्थापना करता है 1290 में। 1290 से लेकर 1320 तक आपका यह शासन करता है। 1320 में दोस्तों आपका फिर तुगलक वंश का स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक, जो कि आपका 1320 से 1414 तक शासन करता है। फिर आता है सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक शासन करता है। इसका स्थापना आपका ख्रीज खां करता है। इसके अलावा लोधी वंश आता है 1451 से 1526 ईस्वी तक। ये दोस्तों आपका बहलो लोधी इसका स्थापना करता है। इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक होता है। लोधी वंश का साथ ही साथ आपका दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक होता है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का डिटेल पूर्वक बताने का मेरा यही तात्पर्य है कि आपको यहाँ से 2 प्रश्न, ठीक है, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका दिल्ली का एग्जाम है। तो दिल्ली सल्तनत से एक प्रश्न जो कि पूछे जाने की संभावना है बहुत अधिक है। और आज भी चारों शिफ्टों में जो प्रश्न आपको यहाँ से बने हैं वो यहीं से पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है कि सानिया मिर्जा के पुस्तक का क्या नाम है। तो सानिया मिर्जा के जो पुस्तक का नाम है, इनकी एक आत्मकथा है एस अगेंस्ट ओड, ठीक है। एस अगेंस्ट ओड इसकी इनकी पुस्तक का नाम है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एस अगेंस्ट ओड, ठीक है। हम लोग कुछ और आत्मकथाओं के नाम लिए हैं, साथ में उनसे जुड़े ट्रिक भी लिए हैं, जो कि आपको अगर याद नहीं होता है नाम और उनके लेखक से, तो आपको ट्रिक से भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ट्रिक से याद रख सकते हैं तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो एस अगेंस्ट ओड जैसा कि सानिया मिर्जा का पुस्तक है, जो कि आपकी एक टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं। इसको याद करने का ट्रिक था कि सानिया मिर्जा एक ऐसे ही तो खिलाड़ी हैं जिसने पाकिस्तानी से शादी किया है, ठीक है। तो ऐसे से याद रखिएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे को ऐसे पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत हो जाएगा कि एस अगेंस्ट ओड है आपका सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अगला जो पुस्तक है कंट्रोवर्शियल योर्स, ठीक है, कंट्रोवर्शियल ऑर्स पुस्तक है, जो कि शोएब मलिक का है। इसको याद रखने का ट्रिक है कि बेचारा शोएब मलिक सानिया मिर्जा से शादी करके कंट्रोवर्शियल का शिकार हो गया, ठीक है। इस ट्रिक को आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ए शॉट एट हिस्ट्री, ये शॉट एट हिस्ट्री जो पुस्तक है आपके अभिनव बिंद्रा का है, जो कि आपका शूटिंग के खिलाड़ी रह चुके हैं। इनका जो ट्रिक है अभी क्या शॉट मारा है वह मजा आ गया, ठीक है। अभी क्या शॉट मारा है, क्या मजा आ गया, ठीक है। तो अभी से अभिनव बिंद्रा और शॉट से शॉट एट हिस्ट्री आप याद रखिएगा। अगला है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हट जो पुस्तक है आपके कपिल पाजी का है। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है कि पाजी ने 1983 का जो कप दिल से जीत लिया, कप से आपको याद रखना है कपिल देव, दिल से आपको याद रखना है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक को कैसे याद रखिएगा, तो इसको याद रखना का ट्रिक है कि रेस मिल्क पी कर लगाया करो, ठीक है। ये रेस है जो कि आपका मिल्क पी कर लगाया करो, ठीक है। तो आपको इससे याद रखना है मिल्क से मिल्खा सिंह, रेस द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका जो प्रश्न पूछा गया है कि प्लेइंग टू विन पुस्तक है, जो कि आपका किसका है, तो साइना नेहवाल जी का है, जो कि आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी रह चुके हैं। इसको याद रखने का जो ट्रिक है विन के पीछे न्या दो के पड़ जाओ, न्या दो के, ठीक है। तो न्या से आपको नेहवाल याद रखना है। नेक्स्ट आपका है सटलिंग टू द टॉप, ये पुस्तक आपके पीवी सिंधु जी का है, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी है। तो ट्रिक है आपका टॉप पर हमारा देश, ठीक है। तो हिंद से दोस्तों आपको क्या रखना है, सिंधु याद रखना है, ठीक है। सिंधु जो नाम है, हिंदुस्तान जो नाम है आपका सिंधु से ही हम लोग का उत्पन्न हुआ है। गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है आपका पीटी उषा जी का है। पीटी उषा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके रेसर है, ठीक है। साथ में जो इंडियन जो ओलंपिक संघ है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष भी आपकी पीटी उषा जी ही है। इसको याद रखने का ट्रिक है उषा के पंख गोल्ड के रंग होते हैं, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। गोल्ड से आपको गोल्डन गर्ल याद रखना है, उषा से आपको पीटी उषा याद रखना है। माइंड मास्टर से याद रखना है आपका विश्वनाथ आनंद जी का ये पुस्तक जो शतरंज के खिलाड़ी रह चुके हैं। ट्रिक से आपको याद रखना है माइंड से खेलने में आनंद मिलता है, तो माइंड से माइंड मास्टर, आनंद से आपको विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट आपका है इम्परफेक्ट जो पुस्तक है आपका संजय मांजरेकर जी का है। इसको याद रखने का जो ट्रिक है यदि आप इम्परफेक्ट हो तो आप कभी भी डर पर जय नहीं पा सकते, ठीक है। तो डर से आपको क्या रखना है, डर जैसे आपको संजय मांजरेकर। अगला है एट द क्लोज ऑफ प्ले पुस्तक आपके रिक्की पॉन्टिंग जी का है। ट्रिक है आपके क्लोज मतलब बंद मतलब रोक मतलब रिक्की पॉन्टिंग। नेक्स्ट आपका है 221 एंड बियॉन्ड जो पुस्तक है आपके बीबीएस लक्ष्मण जी का है, तो इससे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। साथ में नो स्पिन पुस्तक आपके शेवान जी का है। ट्रिक है नो मतलब वार्निंग मतलब वान, ठीक है। अगला है सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये आपके सौरभ गांगुली जी का पुस्तक है। इसके अलावा वाइड एंगल है जो कि आपके अनिल कुंबले जी का है, और ट्रिक आपको दिया गया है, आप लोग आसानी से उसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को एक्सेस करके। इसके अलावा गोल से आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद। आपका पूरा जो ध्यान है आपके गोल पर होना चाहिए। इस तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही फेमस ट्रिक है, तो आपको इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका अन्य जो पुस्तक है उसको भी देख लेते हैं।
अन्य पुस्तक में आपका है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो पुस्तक है आपका युवराज सिंह का है। वहीं पर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आपका मिल्खा सिंह का है, जो कि आपके आज के सेकंड शिफ्ट में ही पूछा गया था। अगला है प्लेइंग इट माई में पुस्तक है आपका सचिन तेंदुलकर जी का है। इसके अलावा जो प्लेइंग टू विन है जो पुस्तक है, जो कि आपका साइना नेहवाल जी का है, जो कि बैडमिंटन के ही खिलाड़ी हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ हम लोग देख लिए, सौरभ गांगुली जी का है। सिक्स मशीन जो पुस्तक है आपका क्रिस गेल जी का है। गेम चेंजर पुस्तक शाहिद अफरीदी का है। एट शॉट एट हिस्ट्री आपका अभिनव बिंद्रा का है। अनब्रेकेबल पुस्तक है जो कि आपके मैरी कॉम का है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नया सवेरा जो स्कीम है किससे संबंधित है, तो नया सवेरा जो स्कीम का उद्देश्य है, इस योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय को छात्रों का विशेष कोचिंग प्रदान करना है। लॉन्च किसने किया था, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये नया सवेरा जो स्कीम है आपका लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि देश का पहला यूनिटी मॉल है जो कि कहां पर स्थापित किया गया है, तो देश का जो पहला यूनिटी मॉल है वो दोस्तों आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग और कुछ आपका स्टैचू को देख लेते हैं जो कि आपके हाल ही में स्थापित किए गए हैं, बिल्कुल नए हैं और आपके एग्जाम में बिल्कुल यहीं से प्रश्न आते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो पुस्तक है आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी पुस्तक नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपकी प्रतिमा है वो आपके कहाँ पर है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। इसके अलावा तिरुवल्लुर स्टैचू कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में है। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो पुस्तक है आपका प्रतिमा है जो कि आपका रामानुजाचार्य जी की है, वो आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। श्रीनाथ प्रभु गोंडा की प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका बेंगलुरु में है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका लातूर महाराष्ट्र में है। इसके अलावा जैन आचार्य विजय वल्लभ सूर्यवंशी जी महाराज की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका पाली में राजस्थान में है। इसके अलावा श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा जो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा आपका स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर है, तो ये आपका नाथ द्वार आपका राजस्थान में है। इसके अलावा भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया का सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका बोध गया में है। किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया है, तो सीतामढ़ी बिहार में किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो मोरबी गुजरात में किया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक के नाइट की मूर्ति स्थापित की गई है, तो इंडिया गेट के पास किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट आपका है कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल है जो कि आपका कब से कब तक था, तो फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है आपका 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक का था। इसके अलावा तुगलक राजवंश की बात करेंगे जो कि आपका फिरोज शाह तुगलक उसी राजवंश से संबंधित है। तो तुगलक राजवंश आपका 1320 में उभरा था और 1413-11 में समाप्त हो गया था, यही आपका इसका समयकाल था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रमुख आपके शासक का जो कि आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं, तो एक बार देखना बनता है। तो पहला तो आपका गुलाम वंश था जिसे कि मामलू वंश कहते हैं, हम लोग उसका समय पीरियड देख लिए थे, उसका स्थापना किसने किया था उसको भी देख लिए थे। बस हम लोग प्रमुख शासक को देखेंगे, उसके समय काल को देखेंगे। तो जैसा कि पहला शासक ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका अगर आपसे शासनकाल पूछ दिया जाए तो इसका शासनकाल आपका 1206 से 1204 यानी कि 4 साल तक ये शासन किया था। इसके अलावा आपका इल्तुतमिश का बार बार पूछा जाता है, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश का शासनकाल, तो ये दोस्तों आपका 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अलावा एक आपका रजिया सुल्तान जी के बारे में पूछा जाता है जो कि आपका 1236 से 1240 यानी कि 4 साल तक ये भी शासन किए थे। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थे। इसके अलावा और क्या याद रखना है, और आप याद रख लीजिएगा बलबन का भी पूछा जाता है, गयासुद्दीन बलबन का, तो ये आपका 1266 से 1286 यानी कि 20 वर्ष तक आपका ये शासन किया था। 4 वर्ष तक आपका रजिया सुल्तान। इसके अलावा आपका 1211 से 1236 यानी कि कितना हो गया 16 24 साल तक 23 साल तक आपका ये शासन किया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक आपका 4 साल तक शासन किया था। इसके बाद आपका आता है खिलजी राजवंश जिसका शासन का हम लोग देख चुके हैं। फिरोज जलाउद्दीन खिलजी का आपका अगर पूछा जाए तो आपका 1290 से 1296 हो जाएगा, और अलाउद्दीन खिलजी का पूछा जाएगा तो 1296 से 1316 हो जाएगा, बस यही पूछा जाएगा। इसके अलावा अगला तुगलक राजवंश से क्या क्या याद रखना है, तो गयासुद्दीन तुगलक का याद रख लीजिएगा जिसका शासनकाल 1321 से 1325 ईस्वी तक का था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक का भी याद रख लीजिएगा, 1325 से 1351 तक का था। फिरोज शाह तुगलक का भी आपको पूछा ही गया है, तो इसका शासनकाल आपका 1351 से 1388 तक का था, ठीक है। इसमें से ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, ऊपर का 3 ही याद रखना है। इसके अलावा सैयद राजवंश का याद रखिएगा, ख्रीस खा के याद रखिएगा, 1414 से 1421 यानी कि 10 साल तक शासन किया है। इसके अलावा आपको याद रखना है लोधी वंश का जो शासनकाल था आपका 1451 से 1526 ईस्वी तक का था। इसमें बलोच लोधी आपको याद रखना है, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, तीनों याद रख लीजिएगा, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा है। तो बलोच लोधी आपका 1451 से 1489 तक, सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक शासन किया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का जो आयोजन है आपका कहाँ पर हुआ था, तो इसका जो आयोजन है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये आपका केमा संस्करण था, तो ये दोस्तों आपका तीसरा संस्करण था। इसके अलावा पहला संस्करण आपका कहाँ पर हुआ था, पहला संस्करण आपका पहली बार 2020 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। इसके अलावा दूसरा संस्करण आपका 2022 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। तीसरा संस्करण आपका कहाँ पर हुआ है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट आपका है कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा का क्या नाम था, तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा के बारे में द रेस्ट ऑफ माई लाइफ के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इनका जो आत्मकथा का नाम था आपका द रेस्ट ऑफ माई लाइफ था। इनका जो उपनाम है आपका फ्लाइंग सिख इनका उपनाम है। नेक्स्ट आपका है कि मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा है जो कि किस वर्ष दिया गया था, तो 2013 में दिया गया था मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। वर्तमान में आपके 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पहला जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में, वो दिया गया था आपका तमिल भाषा को। ठीक है, ये दोस्तों आपका पहला था। इसके अलावा आपका संस्कृत भाषा को दिया गया था दूसरा, जो कि आपका 2005 में दिया गया था। कन्नड़ भाषा को दिया गया था 2008 में। कन्नड़ भाषा के साथ साथ आपका तेलुगु को भी दिया गया था 2008 में। मलयालम को 2013 में दिया गया था। और उड़िया जो भाषा है दोस्तों आपको दिया गया था 2014 में। ये दोस्तों आपका सबसे नया भाषा है। ठीक है, ये आपका शास्त्रीय भाषा से संबंधित एक और प्रश्न आया था जिसको हम इसमें शामिल नहीं किए हैं। वो आया था कि इनमें से कौन सा जो भाषा है आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, उसमें ऑप्शन एक आपका हिंदी का दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका क्या है, शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा आपका मात्र 6 ही है, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु, मलयालम है और आपका उड़िया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, कोंकणी जो भाषा है किस राज्य का है। ठीक है, तो कोंकणी जो भाषा है दोस्तों आपका किस राज्य का आधिकारिक भाषा है, तो ये दोस्तों आपका राज्य पूछा गया होगा, तो गोवा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता तो दमन और दीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गोवा और दमन द्वीप का ये कोंकणी जो भाषा है आपका आधिकारिक भाषा है। साथ ही साथ गोवा और दमन द्वीप के अलावा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में बोला जाता है, कर्नाटक के उत्तरी भाग में बोला जाता है, केरल के कुछ क्षेत्रों में भी यह भाषा है जो कि आपका बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है कि बाबर है जो कि किस उम्र में शासक बना था, किस उम्र में शासक बना था, तो ये दोस्तों आपका 12 वर्ष में आपका ये शासक बन गया था। 12 वर्ष की आयु में बाबर को विद्रोह का सामना करना पड़ा था क्योंकि वो अख सेकेंड में परगना के शासन में सफल हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 12 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बैंकिंग के क्षेत्र में IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, IFSC कोड दोस्तों आपका एक होता होगा, आप लोग जानते होंगे, जब आप लोग पैसा भेजते होंगे या बैंक में जाते होंगे या अपना पासबुक खोलिएगा तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा IFSC कोड। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा सब एग्जाम्पल ऑफ बैंकिंग रिलेटेड फुल फॉर्म को देखें तो पहला आपका ATM आता है जिसका जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा HDFC की बात करेंगे तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है। IFSC की बात करेंगे तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। IN का बात करेंगे तो इंडियन रुपीज होता है। NEFT की बात करेंगे तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। RTGC की बात करेंगे तो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। RBL की बात करेंगे तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड होता है, जो कि आपके बैंकिंग से संबंधित फुल फॉर्म है और आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि 82मा जो ग्रैंड मास्टर है जो कि आपका किस रैंक से बिलोंग करता है, तो 82मा जो ग्रैंड मास्टर था वो दोस्तों आपका बुपल्ला प्रणीत था, जो कि आपका तेलंगाना से संबंधित था, तेलंगाना राज्य से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा। बुपल्ला प्रणीत की बात करेंगे तो भारत का 82मा था क्या ग्रैंड मास्टर था। इसके अलावा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे जो कि आपका विश्वनाथ आनंद जी थे, जो कि आपका किस राज्य से ताल्लुकात रखते हैं, ये दोस्तों आपका तमिलनाडु से ताल्लुकात रखते थे और जिन्हें 1988 में यह खिताब है जो कि जीता था। पहला जो अर्जुन पुरस्कार है आपका इन्हीं को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा त्यौहार है जो दिवाली के 5 दिन मनाया जाता है और भाई बहन से संबंधित है। ठीक है, तो उसका नाम आपका भाव बीज। ठीक है, भाव बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर भाव बीज आपका ऑप्शन में नहीं होगा तो भैया दूज, भाई दूज इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह देश में रक्षाबंधन पर भाई बहन को प्यार का जश्न मनाता है, उसी तरह महाराष्ट्र का ये त्यौहार भाव बीज एक अतिरिक्त दिन है, इस विशेष बंधन का जश्न मनाता है। तो आपका राइट आंसर भाव बीज हो जाएगा, जो कि आपका नवंबर माह में मनाया जाता है दिवाली के त्यौहार के 5 दिनों के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक किस राज्य का हुआ है, तो ये दोस्तों आपका मेघालय का हुआ है। राइट आंसर आपका मेघालय हो जाएगा। इसके अलावा 2001 से 2011 तक के भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर की बात करेंगे तो टोटल आपका 70.6% की वृद्धि दर बढ़ा था। आपका 2011 में जितना जनगणना था, मान लीजिए 2001 में आपका जनगणना था 1 करोड़, तो 2011 में आकर वो आपका हो गया था 18 करोड़। ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 18 करोड़ का बढ़ोतरी आपका जनसंख्या में हुआ था। इसके अलावा राज्य भर में सर्वाधिक 10 की जो वृद्धि दर है वो आपका मेघालय में देखा गया था 27.82%। इसके अलावा 10 की वृद्धि दर में सबसे जो कम आपका स्टेट देखा गया था वो आपका नागालैंड में -0.5%। ठीक है, तो नागालैंड की जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर का अनुभव किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था उससे पहले टॉप 5 स्टेट देख लें जो कि हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इन इंडिया है। पहला दोस्तों आपका मेघालय, जहां का
कैडल ग्रोथ है 27.80%, अरुणाचल प्रदेश का आपका 25.90%, बिहार का है 25.10%, जम्मू कश्मीर का है 23.70% और मिजोरम का है आपका 22.80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था कि जो वैदिक युग होता है, वैदिक युग आपका कब से कब होता है। ठीक है, तो वैदिक युग जो आपका वैदिक युग का जो स्वयं प्रारंभिक जो काल है वो दोस्तों आपका 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक का ये काल को हम लोग वैदिक युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैदिक युग के बाद दोस्तों आपका आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो ये जो आपका जो काल आता है वो आपका जो ईसा पूर्व आता है वो आपका 1000 से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है वो दोस्तों आपका उत्तर वैदिक काल का होता है। ठीक है, तो वैदिक काल का शायद आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1500 से लेकर दोस्तों आपका 1000 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के आपके सारों शिफ्टों में है जो कि पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बारी बारी करके आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं जो कि आपके द्वारा ही पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहला जो सवाल आपका पूछा गया था कि एडमिट जो कार्ड है, ठीक है, एडमिट जो कार्ड है आपका नॉर्मल ले जाना है या कलरफुल ले जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो एडमिट कार्ड जो दोस्तों आपको ले जाना है वो दोस्तों आपको नॉर्मल ले जाना है। आपको मन है तो ब्लैक एंड व्हाइट ले जाइए, मन है तो आपको उसको कलरफुल प्रिंट करा के ले जाइए। ठीक है, तो आपको नॉर्मल एडमिट कार्ड ले जाना है। इसके अलावा एक पूछा गया था कि जो फोटो है वो फ्रेंड्स आपका कब चिपकाना है। तो फोटो दोस्तों आपको बाद में चिपकाना है, पहले ही मत चिपका दीजिएगा। ठीक है, बाद में चिपकाइएगा। इसके अलावा कितना फोटो लेकर जाना है, तो फोटो देखिए आज क्या हुआ कि एक जो फोटो लेके गया था बहुत सारे सेंटर पे स्टूडेंट को एंट्री ही नहीं दिया गया था। तो आपसे निवेदन है कि 2 से 3 फोटो आप जरूर लेके जाइएगा, मिनिमम 2 से 3 फोटो आपको लेकर जाना है, मैक्सिमम आप कितना भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका और क्या पूछा गया था, हाँ रीजनिंग से पूछा गया था। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में दोस्तों आपका जो 5 जो प्रश्न आपका आया था निष्कर्ष और कथन से आया था। ठीक है, तो निष्कर्ष और कथन को टॉपिक को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि स्किल टेस्ट जो कि आपका कब होगा, तो स्किल जो टेस्ट है वो दोस्तों आपका मेंस के साथ ही आपका स्किल टेस्ट जो कि आपका होगा। ठीक है, और प्रश्न पूछा गया था कि एक दिन में कितना शिफ्ट होता है, तो एक दिन में आपको बता दें टोटल 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम होता है। फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है आपको कब होता है, तो ये दोस्तों आपका 8:30 से लेकर 9:30 बजे सुबह होता है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 11:30 to 12:30 तक होता है। इसके अलावा थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो थर्ड आपका 2:30 to 3:30 होता है। और फोर्थ शिफ्ट की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कब होता है, तो 5:30 to 6:30 तक आपका फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम है जो कि आपका होता है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न हैं जो कि आप ही के द्वारा पूछा गया था, तो हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाए, तो आपको बता दिए हैं। बाकी आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो अपने अपने ग्रुपों में, जो भी ग्रुप में आप जुड़े होंगे, जहाँ भी आप मैसेज भेज पा रहे होंगे वहाँ भी एक बार शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको जैसा कि बताएं टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा तो आपको 9973741666 व्हाट्सएप नंबर पे अपना एग्जाम डेट और अपना शिफ्ट दिख कर मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको वहाँ पर भी जो कि भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।